हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मुझे लगता है आपको हम मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। ये वीडियो है पार्ट 2 चैप्टर 15 ऑफ द स्टोरी ऑफ माय लाइफ एंड इट्स द एक्सप्लेनेशन नॉट द समरी। So let's begin. We went to Niagara in March 1893. It is difficult to describe my emotions when I stood on the point which overhangs the American Falls and felt the air vibrate and the earth tremble. तो जब हेलेन नाइग्रा गई 1893 में तो उसे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और वो अपने इमोशंस को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी। इतना ज़्यादा अच्छा लगा अमेरिकन फॉल पे चढ़ के। वहाँ पे उसे हवा वाइब्रेट करती हुई लग रही थी क्योंकि ऑब्वियसली इतनी टॉप पे जो हवा थी वो कम थी, इसलिए वाइब्रेट करती हुई लग रही थी, बहुत तेज़ चल रही थी और अर्थ ट्रेम्बल करती हुई दिख रही थी। इट सीम्स स्ट्रेंज टू मेनी पीपल दैट आई शुड बी इम्प्रेस्ड बाय द वंडर्स एंड ब्यूटीज ऑफ नाइग्रा. They are always asking, what does this beauty or that music mean to you? You cannot see the waves rolling up the beach or hear their roar. What do they mean to you? The most evident sense, they mean everything. तो यहाँ पे जब वो नायग्रा से वापस लौट के आई तो मतलब तो लोगों को स्ट्रेंज लगा कि उसे नायग्रा में मज़ा क्या आया, क्योंकि नायग्रा इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड द म्यूज़िक ऑफ द फॉलिंग वाटर. तो ना वो सुन सकती है ना वो देख सकती है, तो उसे वहाँ पे क्या समझ आया, क्या मतलब क्या उसे मज़ा आया वहाँ पे. तो ऐसे क्वेश्चन पे हेलेन हमेशा ये कहती थी कि उसके लिए नाइग्रा सब कुछ था, उसे वो वहाँ जाके बहुत ही अच्छा लगा. अब वो कैसे अच्छा लगा वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती. ये बात उसने एक जगह पे कही भी थी हेलेन ने कि द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और heard, इट कैन ओनली बी फेल्ट. ये नॉवेल में नहीं दी हुई है, उसने ऐसी एक लाइन बोली थी कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और हियर्ड और इट कैन ओनली बी फेल्ट बाय द इनर हार्ट. तो हमेशा वो यही एक्सप्लेनेशन सबको देती थी. I cannot fathom or define the meaning any more than I can fathom or define love or religion or goodness. तो उसने बोला कि मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसे लोगों को डिफाइन करूँ कि वो मेरे लिए क्या था. During the summer of 1893 में Sullivan and I visited the World's Fair with Dr. Graham Bell. तो जब उसके बाद लौट के आई तो वहाँ पे फिर वो आपके वहाँ पे गई वर्ल्ड्स फेयर में. किसके साथ? मिस सुलिवन और डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के साथ. I recall with unmixed delight those days when 1,000 childish fancies became beautiful realities. Every day in imagination I made a trip around the world and I saw many wonders from the uttermost parts of the earth. यहाँ पे हेलेन कहना चाह रही है कि जैसे कि वो बचपन में जो स्टोरीज़ पढ़ा करती थी, अपनी चाइल्डिश फैंसीज़ पढ़ा करती थी, जिसमें वो काफ़ी देशों के बारे में पढ़ा करती थी, आज वो सब उसके सामने हकीकत में दिखाई दे रहे थे. क्योंकि वर्ल्ड फेयर में सारी कंट्रीज़ को दर्शाया जाता है, तो जितनी भी उसने कंट्रीज़ अपने बुक्स में पढ़ी थी, इमेजिन किया था, वो सब आज उसके सामने था. इसलिए वो उसने बोला है कि I recall with unmixed delight those days when 1,000 childish fancies became beautiful realities. Every day in imagination I made a trip around the world and I saw many wonders from the uttermost parts of the earth. फिर marvels of invention, treasuries of industry and skill and all the activities of human life actually pass under my fingertips. तो ये सारी चीज़ें उसने मतलब हकीकत में देखा कि सब कैसे होता है वर्ल्ड फेयर में. I liked to visit the Midway Place since it seemed like the Arabian Nights. तो ये मिडवे प्लेसेंस में गई थी. मिडवे प्लेसेंस एक पार्क है शिकागो में. It seemed like Arabian Nights. It was crammed, so full of novelty and interest. Here was the India of my books, in the curious bazaar with its shivas and elephant gods. तो अरेबियन नाइट्स से मतलब है कि यहाँ पे पक्का कोई प्रेजेंटेशन हुई होगी अरेबियन नाइट्स की जिसकी उसे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसको पूरा देख पाई कि अरेबियन नाइट्स कैसे हुई थी या इस टाइप कुछ भी. सेम इंडिया के लिए भी था. इंडिया का भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हुआ था जहाँ पे काफ़ी बुक्स थी. हेलेन ने हमारे मतलब इंडिया के बारे में अपनी बुक्स में पढ़ा है. तो वो यही कह रही है कि जो मैंने बुक्स में पढ़ा था आज सामने था
इसलिए मैंने इंडिया को देखा जहाँ पे बहुत ही बढ़िया बाज़ार था, शिवास थे उसमें, शिवा गॉड शिवा, एलिफेंट्स गॉड्स, गणेशा गॉड, तो वहाँ पे बहुत सारे मूर्तियाँ थीं. There was a land of the pyramids concentrated in a model Cairo with its mosques and its long processions of camels. मतलब वहाँ पे एक पिरामिड का रिप्रेजेंटेशन भी था, जो कि एक कायरो का मॉडल उन्होंने बनाया था, उसमें मॉस्क भी थी और कैमल्स का भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिखाया था. तो ये कोई स्टॉल जितना छोटा सा नहीं होता, बहुत बड़ा बड़ा इन लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लगता है सच्ची में है वहाँ पे. Yonder were the lagoons of Venice. तो वेनिस में आपको पता ही है कि वेनिस पूरी का जो कंट्री है, जो भी है, वो पूरी पानी में बसी हुई है, तो वो भी उन्होंने वहाँ पे दर्शाया था. वेयर वी सेल्ड एवरी इवनिंग व्हेन द सिटी एंड द फाउंटेन्स वर इल्यूमिनेटेड. तो हर इवनिंग को वो आराम देने के लिए अपने लगून्स ऑफ वेनिस का जो रिप्रेजेंटेशन था वहाँ पे आते थे और मतलब अपने आप को बहुत ही सुकून करते थे उससे. I also went on board a Viking ship. Viking ship यानी कि pirate ship. Pirates की जो ship हुआ करती थी. I also went on board a Viking ship which lay a short distance from the little craft. I had been on a man of war before in Boston, and it interested me to see on this Viking ship how the seaman was once all in all, how he sailed and took storm calm like with undaunted heart. तो वो एक पायरेट की शिप पे भी गई थी और वो कह रही है कि वो बोस्टन में पहले एक मैन ऑफ वॉर में जा चुकी थी, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इस पायरेट शिप में जाने के लिए. और वो ये भी जानना चाहती थी कि सीमेन कैसे डिफरेंट कंडीशंस में, जैसे कि स्टॉर्म हो गया, काल्म रहते हैं और बिल्कुल अनडॉन्टेड हार्ट की बिना डरे काम करते हैं. एंड गेव चेस टू हूसोएवर रिकॉर्ड हिज क्राई. मतलब वो लोग बिल्कुल भी डरते नहीं हैं किसी से भी. समुद्र में, ओशियन में किसी से भी डरते नहीं हैं. एक तरीके से वो अपने आप को ओशियन का राजा समझते हैं. वी आर ऑफ द सी एंड फॉट विद द ब्रेन्स एंड साइन्यूज, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट इंस्टेड ऑफ बीइंग thrust into the background by unintelligent machinery. तो वो बोल रही है कि मतलब जो उनका एटीट्यूड आता है वो ये है कि हम सी से हैं और हम हर तरीके से मतलब डिफ़िकल्टी से लड़ेंगे, अपने दिमाग से लड़ेंगे, अपने फिजिकल पावर से लड़ेंगे, अपने ऊपर रिलायंट होकर लड़ेंगे, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट समझते हैं इसलिए लड़ेंगे. इंस्टेड ऑफ बीइंग थ्रस्ट इनटू द बैकग्राउंड बाय एन अनइंटेलिजेंट मशीनरी एज जैक इज टुडे. सो इट ऑलवेज इज मैन ओनली इज इंटरेस्टेड टू मैन. तो इस लाइन का मतलब है कि जो मैन है उसे हमेशा इंटरेस्टेड रहना चाहिए ह्यूमैनिटी में, क्योंकि मैन को हमेशा इंटरेस्ट आता है ह्यूमैनिटी में, उसे आना चाहिए इंटरेस्ट ह्यूमैनिटी में. At a little distance from this ship, there was a model of the Santa Maria, which I also examined. The captain showed me Columbus cabin and a disc with an hourglass on it. तो अब वो थोड़ी जो दूर पायरेट शिप से थोड़ा ही दूर एक सेंटा मारिया का एक मॉडल था, जिसमें देखा उसने वहाँ पे कि जो कोलंबस जिसने अमेरिका डिस्कवर किया था, तो उस शिप जो सेंटा मारिया शिप थी उसके जो कैप्टन थे उन्होंने बताया कि कोलंबस का केबिन था और उसकी डेस्क पे एक आर ग्लास रखा हुआ था. आर ग्लास का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, जो सैंड क्लॉक आती है ना वो. द स्मॉल इंस्ट्रूमेंट इम्प्रेस्ड मी मोस्ट बिकॉज इट मेड मी थिंक हाउ वेरी द heroic navigator must have felt as he saw the sand dropping grain by grain while desperate men were plotting against his life. क्योंकि मतलब उससे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये कि वहाँ कोलंबस आराम से बैठ के ये देख रहा होगा कि सैंड नीचे जा रही है, कितना टाइम हो रहा है, और वहाँ पे उसके जो उसके दुश्मन हैं वो ये सोच रहे होंगे क्या क्या प्लान किया जाए कि उसको मारा जाए, कैसे उसे मारा जाए. उसे ये सुन के भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. तो यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. If you like the video, do like. Any suggestions, please suggest in the comment box. Thank you.